Time comes when we shall redeem our place, not only in foreign. हेलो स्टूडेंट, अपना आज का जो सब्जेक्ट है वो है इतिहास। जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखी जाएं तो सभी एग्जाम में इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारी तरफ से तो प्रयास ये रहेगा कि जब इतिहास हम पढ़ें तो कोई भी एक ऐसा क्षेत्र हमसे अछूता ना रहे जिसमें हमारे प्रश्न बने और हमसे आए ना। हम कोशिश करेंगे कि उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाए जिन पर प्रश्न बन सकते हैं, चाहे फिर वो यूपीएससी के एग्जाम हो या पीएससी की एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो। तो हमारे द्वारा प्रयास ये किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इतिहास से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन यहां पर सिर्फ अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इतिहास पढ़ेंगे तो शायद हमें रटना पड़ेगा। लेकिन हम अगर रटेंगे तो हम कभी इतिहास को समझ नहीं सकते हैं। जनरली कई बार इतिहास को लेकर अपनी अपनी बातें की जाती हैं कि इतिहास हमें क्यों पढ़ना है, इतिहास पढ़ने की आवश्यकता क्या है, क्यों हम गड़े मुर्दों को उखाड़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, विभिन्न विषयों को हम पढ़ते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हम फिजिक्स पढ़ें या केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं तो उन सभी विषयों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन इतिहास से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये भ्रांति खास तौर से जो नया युवा वर्ग आता है या जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो ऐसे समय पर हमें इतिहास को लेकर ये भ्रांति बनी रहती है। लेकिन जब हम कंपटीशन क्षेत्र में आते हैं तो हमें समझ में आता है कि इतिहास को हमें पढ़ना क्यों चाहिए। खास तौर से जब हम किसी पोस्ट पर बैठ जाते हैं, उस पोस्ट पर बैठने के बाद जब हमें कार्य प्रणाली समझनी पड़ती है, हमें किसी क्षेत्र में योजनाओं का निर्माण करना पड़ता है, उस समय हमें समझ में आता है कि हमारा अतीत क्या था। इसीलिए यहां पर एग्जाम में इतिहास को विशेष महत्व दिया गया है। हम यहां पर अगर एक यूपीएससी के क्षेत्र की बात करें या पीएससी के क्षेत्र की बात करें तो यूपीएससी में भी और एमपीपीएससी में भी और अदर स्टेट की पीसीएस या पीएससी की बात करें तो उन सभी जगहों पर पेपर में यहां पर अगर देखा जाए तो एक विशेष खंड स्पष्ट रूप से रखा गया है। जैसे हम यूपीएससी की बात करें तो जो पेपर फर्स्ट होता है, उस पेपर फर्स्ट में जो खंड आ है उसमें भी इतिहास को ही विशेष महत्व दिया गया है। एमपीपीएससी में भी देखें तो एमपीपीएससी का जो पेपर फर्स्ट होता है उस पेपर फर्स्ट में खंड ए जो है वो भी यहां पर इतिहास को ही ध्यान में रखते हुए रखा गया है। तो अब आप इससे ही समझ गए होंगे कि यहां पर इतिहास का महत्व कितना है। हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर इतिहास है तो इतिहास पढ़ने की आवश्यकता क्या है, क्यों रखा गया, क्या चीज। अगर ऐसा होता तो शायद हमारे एग्जाम पैटर्न को जो सेट करने वाले हैं, जो सिलेबस बनाने वाले लोग हैं, वो भी शायद आपकी बात को समझ के इतिहास को ना रखते। लेकिन इतिहास का महत्व हमारे जीवन में कितना है, हमारे अतीत को जानने की आवश्यकता क्या है, ये सारी चीजें यहां पर अपन बात करेंगे और इसके बारे में हम समझेंगे भी। तो जनरली हम यहां पर बात करें इतिहास की कि इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है। तो आज जैसे हम देख सकते हैं कि आज हमारा जो लेक्चर है तो पहला लेक्चर है आज का। दूसरी बात, जनरली जो अपनी क्लास चलेगी ये क्लास चलेगी हिंदी मीडियम में। फिर भी यहाँ पर जो जनरली बच्चे हैं, चाहे हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम के, इतिहास एक कहानी है, इतिहास अतीत की घटनाओं का एक क्रम है और इतिहास को समझने के लिए यहाँ पर किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। इतिहास को समझने के लिए यहाँ पर सिर्फ भावनाएं और दूसरा जो हमारा अतीत गुजर चुका है उसको हमें जानने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मीडियम की कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं है कि भाई यहाँ पर इस मीडियम के लोग ही सिर्फ ये पढ़ सकते हैं। कोई भी मीडियम है, हर मीडियम का बच्चा इतिहास से संबंधित जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है लेक्चर को ध्यान से सुने, उसे लेक्चर्स भी समझ में आएगा और यहाँ पर मीडियम उसे किसी प्रकार की कोई भी अड़चन नहीं देगा। तो यहाँ पर मीडियम जैसे हमने बात की हिंदी मीडियम, वैसे विशेष रूप से हिंदी मीडियम है। टॉपिक की बात करें तो वो टॉपिक है इतिहास की व्युत्पत्ति, परिभाषा एवं महत्व।
किसी भी टॉपिक को यदि हम पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को पढ़ते समय पर हमें थोड़ा सा अगर ये ज्ञान होता है कि इतिहास का जो जन्म है, जो उत्पत्ति है, वो कैसे हुई है, ये शब्द आया कहाँ से है, इसके बाद में इतिहास को लेकर सभी लोगों ने अपनी क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं उस चीज के बारे में, और तीसरा कि अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसका महत्व क्या है। क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय पर हम उसका महत्व नहीं मालूम तो उस चीज को हम सिर्फ रट रहे हैं, और रट क्यों रहे हैं कि एग्जाम देना है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को सिर्फ इसलिए ना पढ़ें कि हमें एग्जाम में बैठना है। हम किसी भी विषय को अगर इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है। यदि हम यहां पर किसी सर्विस में जाने वाले हैं, किसी पोस्ट पर बैठकर उसका प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, तो उस विषय का हम उपयोग क्या करेंगे। जनरली अगर देखें तो इस बात पे थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर ये कैसे हो सकता है, लेकिन जो भी है, जो बात हम कह रहे हैं बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आप उसके अपने जीवन में उसको ढाल लेते हो, उसके संबंध में आप अपने विचार थोड़े से अलग बनाते हो, अलग तरीके से बनाते हो, तो निश्चित है कि आपको उसका बेनिफिट होगा और आपको इतिहास जैसा विषय रटना नहीं पड़ेगा। जनरली इतिहास के विषय को लेकर सबको होता है कि सर इतने सन आते हैं, उसमें इतने ज़्यादा डेट्स दी गई हैं, तो उनको रटेंगे कैसे, क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा। इतिहास को हमें रटने की आवश्यकता ही नहीं है। इतिहास को अगर हमने अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में ढाल लिया है, तो जैसे हमें लोग बाग मिलते हैं, हम उनका नाम पूछते हैं, हम उनका डेट ऑफ बर्थ याद रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब हम याद रख सकते हैं तो बेटा फिर ये भी तो इतिहास में हमारे पूर्वज ही है। हमारे जितने भी लोग सामने आए हैं उन्होंने क्या काम किए, कब किए, कैसे किए, ये सिर्फ घटनाक्रम है। और वो घटनाक्रम कैसे घटे वो अगर आप पढ़ोगे, सिर्फ रटोगे नहीं, सिर्फ पढ़ोगे और उनके बारे में सोचोगे, तो कभी आपकी जो शिकायत है कि कितने सन हमें याद रखने पड़ेंगे, क्या करना है, ये कोई भी शिकायत आपकी नहीं रहेगी। तो हम वापस आए और यहां पर जो हम बात कर रहे थे कि हम सबसे पहले बात करेंगे कि इतिहास की व्युत्पत्ति क्या है। पहला जो हमारा जनरल टॉपिक है, तो इतिहास की व्युत्पत्ति या इतिहास की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो यहां पर जैसे आपका सबसे पहले लिखा है कि इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति इति धन हा धन आस, इति धन हा धन आस से मानी गई है। अगर इति धन हा धन आस से इसकी उत्पत्ति हुई है तो हम यहां पर थोड़ा सा हम बात करें थोड़ा सा ये कि इति धन आ हा धन आस, आस जो शब्द है ये अस धातु से निकला है, अस धातु से निकला है। और लिट लकार, लिट लकार अन्य पुरुष और एक वचन। क्लियर ना बात। यहां पर जो हमने बात की है कि इति धन हा धन आस, तो इति धन हा धन आस, तो जो आस है ये अस धातु, संस्कृत के अस धातु से निकला हुआ है। और संस्कृत के जो अस धातु से निकला हुआ है ये आस, तो अस धातु से निकला, लेकिन अस धातु में कौन सा, लिट लकार। आपने 10वीं क्लास तक जो संस्कृत पढ़ी होगी तो उसमें कई बार आपने लिट लकार, लोट लकार, ये शब्द आए होंगे, भविष्यति काल, वर्तमान काल, ऐसे शब्द आए हैं आपके। तो हम बात कर रहे हैं कि अस धातु का लिट लकार, और लिट लकार में भी अन्य पुरुष, और इसका भी कौन सा, एक वचन। तो ये हमारे अस धातु से आया है। और इति धन आस की जो हम बात कर रहे हैं तो यहां पर इति मतलब होता है यहां तक, इति मतलब यहां तक। जैसे आपने जब प्रमेय सिद्ध की होंगी, तो जब प्रमेय सिद्ध करते हैं तो प्रमेय सिद्ध होने के बाद में आपने लिखा होगा इति सिद्धम, यहां तक सिद्ध हो चुकी है। तो इति का मतलब होता है सामान्यतः यहां तक घटित हुई चीजें। तो यहां तक घटित हुई चीजों को लेकर देखें तो इन 3 शब्दों से जो उत्पत्ति मानी गई है, तो यहां पर तीनों का जो अर्थ है वो है निश्चित रूप से ऐसा हुआ, निश्चित रूप से ऐसा हुआ। मतलब यहां तक अगर कोई घटनाक्रम घट चुका है उसी की बात हम करेंगे कि निश्चित रूप से यहां तक हुआ। क्योंकि अगर जो घटना घटी ही नहीं है आप उसके बारे में इतनी निश्चित रूप से कैसे कह सकते हो। क्लियर ना बात कि हम पीएससी में टॉप करेंगे, लेकिन यहां पर क्वेश्चन मार्क है,
लेकिन जब हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो इतिहास में एक चीज का विशेष महत्व है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ वही हमारा इतिहास है। तो हमने जो पहली बात की है इति धन हा धन आज, इन तीनों शब्दों की हम बात करें तो तीनों का अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ, ये हमने इसकी उत्पत्ति बताई। इसके साथ यदि हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति को लेकर अगर देखा जाए तो हमें एक और, अगर अंग्रेजी की बात करें, हम अंग्रेजी शब्द से बात करें तो यहां पर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है हिस्ट्री से। और हिस्ट्री जो शब्द आया ये ग्रीक के हिस्टोरी से आया, जिसका अर्थ जो हम बात करें तो इसका अर्थ होता है बुनना। क्लियर? बुनना या अनुसंधान करना। बुनना या अनुसंधान करना, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो भी घटनाक्रम घटित हो चुकी हैं उन घटनाक्रमों के आधार पर हम उन चीजों को एक निश्चित क्रम में रखें, उनको गढ़ें, ये हमारा इतिहास। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि इसका अर्थ होता है अनुसंधान। जब अनुसंधान की बात करते हैं तो अनुसंधान मतलब खोज, लेकिन किसकी खोज की हम बात कर रहे हैं? तो यहां पर जो भी घटनाक्रम घटित हो चुके हैं मानव जीवन में, उस मानव जीवन में घटित घटनाक्रमों के आधार पर जो भी चीजें सामने आई हैं उनके ऊपर अनुसंधान करना, यह है हमारा इतिहास। क्लियर बात? तो ऐसे अगर हम देखें उठा के तो यहां पर अंग्रेजी शब्द है जो हिस्ट्री, इसकी उत्पत्ति मानी गई ग्रीक से मानी गई, तो हिस्टोरी से निकला है और इसका अर्थ होता है बुनना या अनुसंधान करना। तो ये हमारे सामने एक बात है। लेकिन इसके साथ हम तीसरी बात करते हैं, जर्मन शब्द को लेकर देखें तो एक जर्मन शब्द है गेस्चीचटे। गेस्चीचटे ये हमारा एक जर्मन शब्द है। और जो गेस्चीचटे जो जर्मन शब्द आया है तो यहां पर इसका अर्थ होता है विगत घटनाओं का विशेष एवं बोधगम्य विवरण। इसको हम उठा के देखें अगर तो यहां पर हमें दिखाई देता है कि इसका अर्थ होता है विगत घटनाओं का विशेष एवं बोधगम्य विवरण। विशेष, याद रखना, विगत घटनाओं का विशेष। अब विशेष का मतलब फिर वही होता है, विशेष घटना घटित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे जीवन में जो चीजें छोटी मोटी हो गई तो हम उसको इतिहास मान लें, ऐसा नहीं। विशेष घटनाक्रम, कलिंग युद्ध हुआ, यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, यहां पर ये सारे घटनाक्रम। अब जनरली अगर देखें तो ये जो विशेष घटनाक्रम है हम उनकी ही बात करें। हमारे जीवन में छोटे मोटे कि भाई कोई व्यक्ति आया और कोई व्यक्ति आया कि उसने हमें यहां पर 2 चांटे मार दिए, या हमने यहां पर सामने चौराहे पर उसको उल्टे सीधे शब्द बोल दिए, ये इतिहास के विशेष घटनाक्रम नहीं है। लेकिन अगर किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा ये चीजें बोली जाती हैं तो वो अपने आप में विशेष बन जाता है, और जब अपने आप में विशेष बन जाता है तो वो अपने आप में इतिहास भी बन जाता है। तो यहां पर विशेष एवं बोधगम्य विवरण होना चाहिए, यानी बुद्धि के साथ भी ये चीजें हमारे साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहां पर उसका कोई आधार ही नहीं है, हमारे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। तो यहां पर गेस्चीचटे जो हम सामने शब्द आया तो यहां पर कहा कि उसका अर्थ होता है विशेष एवं बोधगम्य विवरण, किसका? विगत घटनाओं का। तो हमारे सामने ये भी बात आ गई। इसके बाद हम देखें तो यहां पर जो बात कही गई है कि भाई इतिहास के व्याख्यान के आधार पर देखें तो यहां पर वृत्तांतों को विश्वास के साथ प्रमाणित किया जा सके इतिहास में, वही सारी चीजों को हम इतिहास में रख सकते हैं। मतलब कि जितने भी हमारे वृत्तांत हैं उन वृत्तांतों को हम विश्वास के साथ प्रामाणिकता के साथ यदि रख सकते हैं तो ही वो हमारा इतिहास बन सकता है, अन्यथा वो हमारा इतिहास नहीं बन सकता। तो ये तो सामान्य सी बात हो गई कि हमने, अगर हम पीएससी की या यूपीएससी की बात करें, प्रीलिम्स के हिसाब से भी बात करें, तो पहली बात तो ये है कि हमारा एक जो शब्द है कि हिस्ट्री शब्द किससे निकला, तो ग्रीक शब्द से निकला, पहला क्वेश्चन। दूसरा हम बात कर सकते हैं कि यहां पर अगर अवधारणा की बात करते हैं, व्युत्पत्ति की बात करते हैं तो किससे आया? इससे इति धन हा से शब्द से बनाइए। इसके बाद विगत घटनाओं का क्रम गेस्चीचटे से आया। तो ये हमारी एक सामान्य जानकारी है कि कभी आप किसी विषय के बारे में यदि चर्चा करते हैं, इतिहास के विषय के बारे में चर्चा करते हैं, तो हमारे सामने एक विशेष ज्ञान होना चाहिए जिससे कि हम सामने वाले जब चर्चा करें तो हमें अधूरा ज्ञान ना मिले। इसीलिए सबसे पहला जो हमारे सामने बात आई वो है उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के बारे में, कि हम अगर इसके बारे में जानते हैं तो ही हमारा
एक ज्ञान परिपूर्णता की ओर आगे बढ़ेगा। खैर, अभी आपने व्युत्पत्ति के बारे में इसको पढ़ा। इसके बारे में अगर हम बात करें इसके बाद, तो हमें दिखाई देता है कि इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या है। ये अपना एक जनरल टॉपिक था। इस टॉपिक के बाद में अब अपना जो दूसरा टॉपिक है कि भाई हमने अर्थ भी समझ लिया, हमारी परिभाषा भी हो गई, लेकिन जैसे हमने कल बोला था आपको कि एक बात और भी होती है कि आखिर हमें इतिहास पढ़ना क्यों चाहिए, इतिहास का महत्व क्या है। क्योंकि जैसे कि बताया था कि भाई पहले भी लोग वही सोचते थे कि इतिहास से हमें मिलता क्या है। भाई ठीक है, हमें बहुत सारे सब्जेक्टों से, अगर साइंस के सब्जेक्ट देखें तो बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत कुछ मिलता है, लेकिन इतिहास से मिलता क्या है। उसी प्रकार की जो सोच थी बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी थी। उन्हीं में से हम एक व्यक्ति की बात करते हैं, वो है हमारे हेनरी फोर्ड साहब। जो हमारे हेनरी फोर्ड साहब हैं, उनका कहना था कि इतिहास बकवास है। जैसे कई बार आप भी कुछ लोगों से यदि बात करते हैं कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जनरली कई बार सुना जाता है, अरे इतिहास को क्या पढ़ना है, गड़े मुर्दे उखाड़ना है, इतिहास तो बकवास है, इतिहास में कोई ऐसी चीज है ही नहीं। तो हमारे हेनरी फोर्ड, अगर आपने इनका नाम सुना होगा, मशीनरी क्षेत्र में फोर्ड इनकी कंपनी, ये ऐसे व्यक्ति जो ये कहा करते थे कि इतिहास बकवास है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि हमें सामान्यतः भौतिक शास्त्र से, रसायन शास्त्र से, भूगर्भ शास्त्र से, मेडिकल साइंस से, इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर साइंस से, इन सारे सब्जेक्टों से हमें बहुत कुछ मिलता है, हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। अब हैं भी तो साइंस वाले व्यक्ति थे वो, तो उनका कहना था कि इन सभी सब्जेक्टों से तो हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हमें इतिहास से कुछ नहीं मिलता। इन्होंने इस प्रकार की बात की। जब इन्होंने इस प्रकार की बात की, तो उसी प्रकार से हमारे सामने एक दूसरे व्यक्ति भी आते हैं कि यहां पर एक है व्यक्ति हेगले साहब। हेगले साहब का कहना था कि इतिहास में हमें केवल यह शिक्षा मिलती है कि उसमें शिक्षा देने के लिए कुछ नहीं है। ये हेगले साहब कह रहे हैं कि इतिहास से हमें यह शिक्षा मिलती है कि उसमें कुछ शिक्षा देने लायक नहीं है, यह शिक्षा हमें इतिहास से मिलती है। यह कहने वाले कौन? महान दार्शनिक रहे हेगले साहब। हेगल साहब ये कह रहे हैं। और तो ठीक, यहां पर एक व्यक्ति और कह रहे हैं, फ्रेडरिक महान, जो आपने सुना होगा, बहुत महान शासक रहे हैं फ्रेडरिक महान। फ्रेडरिक महान का कहना था कि भाई जब हम, मुझे कहना चाहिए, उनको जब इतिहास पढ़नी होती थी तो कहते थे मुझे झूठ बोलने वाला दे दो। मतलब कि अगर उनको यहां पर इतिहास सब्जेक्ट पढ़ना है तो ऐसी स्थिति में वो अपने लोगों से क्या बुलाते थे कि मुझे झूठ बोलने वाला दे दो, मैं उसे पढ़ना चाहता हूं। अब इनकी हम बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे महान व्यक्ति जो इस प्रकार के कार्य कर चुके हैं, जिनका खुद में इतिहास में नाम है, जो खुद ही इतिहास बने हुए हैं, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। जब इतने महान व्यक्ति इस प्रकार की बातें करते हैं तो सीधी सी बात है कि आम व्यक्तियों के मन में इस प्रकार की बातें तो आती हैं कि आखिर इतिहास बकवास है, इतिहास गड़े मुर्दे उखाड़ना है, इतिहास से फायदा क्या है, इन सारी चीजों को बातें करते हैं। लेकिन अब बात हम दूसरी करें कि ये लोग तो ऐसी बातें करके चले गए, लेकिन अगर ऐसी बातें करके चले गए, लेकिन भविष्य में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें कही, तो आखिर इतिहास पढ़ने के पीछे रीजन क्या रहे हैं। तो हम यहां पर देखते हैं कि अब आखिर उसकी उपयोगिता क्या है। तो एक जनरल अगर बात कही जाए थोड़ी सी, कि यहां पर हम थोड़ा सा देखें कि इतिहास को इतिहास की अवधारणाओं में अगर जनरली बात करें हम कि इतिहास की अवधारणाएं जो हैं, इतिहास की उपादेयता क्या है, इन धारणाओं पर थोड़ा सा बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि इतिहास पढ़ने के पीछे जो आधार है, तो उसके पीछे आधार का देखा थोड़ा सा। तो हम अपने जीवन में कोई भी अगर काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए हमारे सामने दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक होता है लक्ष्य और दूसरा होता है मूल्य। एक हम लक्ष्य की बात करते हैं कि लक्ष्य क्या है, और दूसरा मूल्य क्या है। जैसे हमारा कहा जाता है साक्ष्य क्या है और साधन क्या है, तो हम साक्ष्य की बात करते हैं कि साध्य क्या है और साधन क्या है। साध्य जो लक्ष्य है और वहां तक पहुंचने का साधन क्या है, इनकी बात करते हैं। उसी प्रकार से हम बात करते हैं कि हमारे जीवन में लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य के साथ साथ हम बात करते हैं मूल्य क्या है।
पहले हम इस बात को समझ लें। तो हम बात करते हैं कि हम दोनों में अगर उठा के देखें तो जब हम लक्ष्य की बात करते हैं कि लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य एक तरह से देखा जाए तो हमारा दार्शनिक आधार होता है। लक्ष्य हमारा दार्शनिक आधार होता है कि यहां पर अगर हम देखें, जैसे कहा गया कि जो लक्ष्य है, लक्ष्य शिक्षा का दार्शनिक आधार है, जबकि मूल्य क्रियान्वित आधार है। लक्ष्य हमारा दार्शनिक आधार कि हमें वो करना है, और मूल्य क्या है, हमारे क्रियान्वित आधार कि किस रूप में हमारे जो संसाधन रहे हैं उन संसाधनों को उपयोग करते हुए हम लक्ष्य तक कैसे पहुंच रहे हैं, ये हमारा मेन बताता है मूल्य। तो जब लक्ष्य की बात कर रहे हैं और हम मूल्य की बात कर रहे हैं, ये दोनों हमारे जीवन के जो आधार हैं, तो ये आधार कैसे हैं, क्या है, इनके संबंध में हमारे इतिहास से ही हमें सबसे बड़ी अवधारणा प्राप्त होती है। हमारे एक व्यक्ति रहे हैं A.G. बिडगैरी, A.G. बिडगैरी साहब। तो इनका कहना है कि इतिहासकारों ने मानवता के जीवन को निरंतरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मानव के जीवन की निरंतरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतिहास के अध्ययन के लिए अनेक अच्छे कारक रहे हैं तथा रहेंगे। अगर हम कह सकते हैं कि भाई इतिहास जो है मानव जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इतिहास ने, और उसके जीवन के लिए अनेक अच्छे कारक भी रहे हैं। तो इस चीज को लेकर भी अगर हम देखें तो विभिन्न परिभाषाएं सामने आई हैं। हमने जब विभिन्न परिभाषाएं देखी तो उन विभिन्न परिभाषाओं में हमें दिखाई देता है कि यहां पर हम सबसे बात करते हैं पहला अतीत का ज्ञान, और अतीत के ज्ञान की बात कर रहे हैं हमारे राधा कृष्णन जी का विचार है। राधा कृष्णन जी जब हम बात करते हैं तो उनका कहना है कि किसी भी देश का इतिहास उसकी स्मृति होता है। जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति के विकास और उन्नति के लिए सशक्त स्मरण शक्ति का होना आवश्यक है, उसी प्रकार देश अथवा राज्य के विकास के लिए उसके इतिहास का महत्व होता है। अब इस बात को समझिए थोड़ा सा। यहां पर उन्होंने कहा है कि इतिहास एक स्मरण शक्ति है, मतलब स्मरण शक्ति जो पीछे घटना घटित हो चुकी है उसी की स्मरण शक्ति रखेंगे हम। तो उनका कहना है कि इतिहास स्मरण शक्ति है, जैसे किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए उसकी स्मरण शक्ति का होना आवश्यक है। क्लियर ना बात? यानी अगर किसी भी व्यक्ति को अपना विकास करना है तो उसकी स्मरण शक्ति का होना आवश्यक है। कि भाई जनरली बात करें कि भाई अगर उसने कोई काम किया, उस काम में उसे क्या सफलता मिली, क्या असफलताएं मिली, उसने कौन कौन से संसाधन उपयोग किए, क्या संसाधन उपयोग नहीं किए। यहां पर अगर वो कहीं जा रहा है तो जाते समय पर उसकी रास्ता क्या था, कहां गंतव्य पे पहुंचा है, ये सारी चीजें उसकी स्मृति पटल पे हैं, तो बड़े जल्दी से काम करता है। आप खुद सोचिए जनरली कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको रास्ता भटक जाए तो आपको पहुंचने में जहां 15 मिनट लगने चाहिए थे वहां हो सकता है कि आपको 15 घंटे भी लग जाए। लेकिन अगर आप एक बार उस रास्ते पे गए और उस रास्ते की स्मरण शक्ति आपके अंदर है तो आप सोचिए कि जो पहली बार आप पूछते पूछते गए थे तो दूसरी बार आपको उससे आधा टाइम कम लगेगा। तो टाइम का ही महत्व विकास में। आपके जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों की अगर मेमोरी आपके पटल पे है तो निश्चित है कि आप अपने विकास को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति के विकास में जिस प्रकार से उसकी स्मरण शक्ति का महत्व होता है, उसी प्रकार से हम बात करें तो यहां पर उनका कहना है कि देश अथवा राज्य के विकास के लिए उसके इतिहास का महत्व होता है, क्योंकि देश और राज्य की जो स्मरण शक्ति है वो इतिहास है। कि यहां पर पहले राजा महाराजाओं ने क्या किया, राजा महाराजाओं ने कौन सी योजनाएं बनाई, यहां पर हमारी सरकार के द्वारा किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें अगर हमारे पास में हैं तो निश्चित है आने वाली जो सरकार है, आने वाले जो हमारे नेता लोग हैं, आने वाले जो मंत्री हैं, ये सब के सब उस प्रकार की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। अब सोचिए अगर हमारे पास इतिहास ना हो, हमारी स्मरण शक्ति ना हो, तो पुराने लोगों ने क्या किया और क्या गलतियां की, क्या अच्छाइयां की, अगर वो हमारे पास में नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम कई बार यहां पर अच्छी गतिविधियां और अपना समय को बर्बाद होने से नहीं रोक सकते। क्योंकि अगर हमने सीखा कि भाई ये गलत काम हुआ है तो हम उसमें अच्छा करने का प्रयास करेंगे, और कोई अच्छा काम हुआ है तो उसको और अच्छा करने का काम करेंगे। तो हमारे पूर्वजों की जो
गतिविधियां रही हैं, अच्छी गतिविधियां रही हैं, उनको हम सराहने का काम करेंगे और उनको और अच्छा करने का काम करेंगे। तो ये हमारे जो कहने वाले व्यक्ति हैं वो हैं डॉक्टर राधा कृष्णन जी। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि वर्तमान में भविष्य के लिए क्या शिक्षा मिलती है इससे, क्या अगर हम देखें कि ठीक है राधा कृष्णन जी ने कहा कि स्मरण शक्ति है, लेकिन अगर हम देखें तो दूसरा आधार बनता है कि वर्तमान एवं भविष्य के लिए हमें शिक्षा क्या मिलती है। इसमें अगर हम देखें तो ऐसे देखा जाए तो मानता है कि आदमी की जो इतिहास है कुछ नहीं सीखता, अनेक तथ्यों के द्वारा गलत सिद्ध होती है, क्योंकि या तो एक सामान्य अनुभव है, नए पुराने तथा उससे और भी पुराने इतिहास की शिक्षाओं का असर हम देख सकते हैं। रोम पर प्राचीन यूनान के प्रभाव को आम आदमी जानता है। ये इस प्रकार की बात है। यहां पर इनका कहना मतलब यह है कि अगर हम देखें तो उनका है कि भाई इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते, क्योंकि ये समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन ये समय और परिस्थितियों के अनुसार जो बदल रहे हैं ये अगर हमारे पास में लिखित रूप में है, हम इसको समझ रहे हैं, तो हम ऐसी परिस्थितियां फिर से उत्पन्न होने पर, जब यहां पर ऐसा समय हमारे पास में आता है जिसमें हमें कोई और निर्णय लेने पड़ सकते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे प्राचीन लोगों ने क्या निर्णय लिए थे। और यहां पर जो निर्णय लेने के साथ हम बात करते हैं तो जो अनुभव है, सामान्य अनुभव, उसमें नए हों चाहे पुराने हों और उससे भी पुराने, ये सारी चीजें के असर हमारे ऊपर दिखाई भी देते हैं। जैसे कहते हैं ना कई बार कि भाई यहां पर उस व्यक्ति ने इस प्रकार का कार्य किया, अब उस व्यक्ति ने इस प्रकार के कार्य किया, हमने कहा बहुत अच्छा काम किया, उसने बहुत अच्छे संभाला, तो भाई पुराना अनुभव भी तो था। तो जो पुराना अनुभव था उस पुराने अनुभव को आधार रखते हुए हमने ये कार्य किया। दूसरा, हमने कार्य किया, सारी चीजों को हमने पॉजिटिव लेके काम किया, हो सकता है हमें उसका परिणाम नेगेटिव मिले, तो पुराना अनुभव हमने वहां लगाया, लेकिन नया अनुभव यह हुआ कि हम ऐसे भी कार्य नहीं कर सकते। जैसे आपको पता है एडिसन साहब ने बल्ब बनाया था, और जब एडिसन साहब ने बल्ब बनाया तो कहा जाता है कि उन्होंने बल्ब बनाने के लिए लगभग 1000 अगर देखें तो ऐसे बल्ब बनाए, जिसमें 999 बार उनको असफलताएं प्राप्त हुई। क्लियर ना बात, उनको लास्ट में सफलता मिली। तो उनका कहना यह था कि आखिर एक पत्रकार ने उनसे पूछ ही लिया कि आप हताश नहीं हुए, कि आपने इतनी असफलताएं देखी तो आपको हताशा नहीं हुई क्या? तो उनका कहना यह था, हताशा किस बात का, मुझे कम से कम यह तो पता चला कि 999 बार जो मैं असफल हुआ तो कम से कम इस तरीके से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। क्लियर ना बात, इस तरीके से बल्ब नहीं बनाया जा सकता, यह मुझे सीखने को मिला। तो बात वही है कि नए अनुभव भी होते हैं, पुराने अनुभव भी होते हैं, और इन सब जो नए और पुराने अनुभव की बात करें और उससे पुराने जनरली बात करें, तो इन सभी चीजों को अगर ध्यान में रखें तो ये हमें एक भविष्य में आगे बढ़ाने के लिए एक शिक्षा मिलती है, जो वर्तमान में हम पुराने और नए से सीख रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज थी यहां पर वर्तमान एवं भविष्य की शिक्षा के लिए। इसके बाद यदि हम बात करें थोड़ा सा, तो जनरली हमें देखने को मिला है कि ठीक है, ये हमारे सामने जो बात आई कि कैसे हमने किया, क्या नहीं चीजें की, लेकिन अगर आप कहो कि हमने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा, सामने कुछ भी नहीं आया, तो यहां पर इस इतिहास को लेकर, उसकी उपयोगिता को लेकर हम बात करें तो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हमारे सामने रहे हैं, जिनके बारे में आप जानते भी होंगे कि कौटिल्य। हमारे जो कौटिल्य थे, कौटिल्य साहब ने भी उसकी उपयोगिता के संबंध में बात की थी, और कौटिल्य साहब ने जो उनकी उपयोगिता के संबंध में बात की थी, तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं कि भाई ये सारी चीजें वर्तमान भविष्य की, लेकिन इनमें से हम एक और जो बात कर रहे हैं कौटिल्य को लेकर, ये कौटिल्य साहब ने एक बात की थी कि अगर किसी भी राजा को अच्छे से शासन करना है, किसी भी राजा को अच्छे से शासन करना है, तो उसे सर्वप्रथम इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। ये हमारे कौटिल्य कह के गए हैं कि राजा को इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है ना, ये बात हमारे कौटिल्य ने कही है। तो दूसरी तरफ यदि हम उठा के देखें तो हमारे छांदोग्य उपनिषद, आपने नाम सुना होगा, हमारा एक छांदोग्य उपनिषद है, और जो हमारा छांदोग्य उपनिषद है, तो यहां पर हमारे छांदोग्य उपनिषद में
छांदोग्य उपनिषद में इतिहास को पांचवां वेद कहा गया है। पांचवां वेद। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो भाई जनरल बात की आपने, तो हम देखते हैं कौटिल्य साहब ने कहा है कि किसी भी राजा को यदि अच्छे से शासन करना है तो उसे राजा को इतिहास का अध्ययन, राजा का अध्ययन लिख दिया इसमें हमने, राजा को इतिहास का अध्ययन करना चाहिए है। को इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। तो वहीं छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि इतिहास हमारा पांचवां वेद है। और वेद जैसे आपको पता ही है, वेद मतलब होता है ज्ञान। हमारे जो 4 वेद दिए गए हैं उसमें 5वें वेद को इतिहास के रूप में रख दिया गया है। तो यह बताने का प्रयास किया गया है कि इतिहास की महत्ता कितनी है। और जब इतिहास की महत्ता इतनी है तो वही हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इतिहास को लेकर देखें तो हमारे 17वीं और 9वीं शताब्दी के अगर देखा जाए तो हम ओल्ड टेस्टामेंट से क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो यहां पर हमारी चीजें कहने को एक कितनी सी बात कहेंगे हम कि अगर हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा होता या हमारे पास स्मरण शक्ति ना होती तो आज हमारे पास में जो संविधान बना हुआ है, जो हमारे यहाँ लोकतंत्र की स्थापना है, वो शायद हम ना सीख पाते। जैसे कि हम बात करें कि इंग्लैंड में हमारे यहाँ पर एक पवित्रतावादी क्रांति जिसको हम कहते हैं शानदार क्रांति, शानदार क्रांति कहते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारी शानदार क्रांति हुई इंग्लैंड में, उस क्रांति से हमने यहां पर लोकतंत्र को सीखा था। वहां पर राजा को सिर्फ नाम मात्र का रखा गया था और इसके बाद में वहां की जो संसद थी उसका पावर बढ़ गया था। तो हमें सीखा कि भाई लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। उसी प्रकार से 1789 की अगर हम बात करें तो फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति की अगर हम देखें, और यहां पर फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति अगर हम देखते हैं तो हमें यहां पर फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पता चली थी। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा और उठा के देखें, इसमें नहीं लिखा है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम, जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो स्वतंत्रता, समानता जैसे शब्द आए थे। फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे शब्द आए। तो ये इस प्रकार से हमें दिखाई देता है कि, और रूस की क्रांति की अगर हम बात करें तो रूस की क्रांति से हमें समाजवाद आया। तो रूस की क्रांति से हमारे पास में समाजवाद आया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी भावना फ्रांस की क्रांति से आई। स्वतंत्रता, समानता जैसे शब्द हमारे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से आए। अब आप सोचिए कि अगर हमारे पास में हमें सीखने के लिए इतिहास से कुछ नहीं है तो आज हम जितना फ्री होकर आज बैठे हुए हैं, आज हम अपने मत की बात कर सकते हैं, आज हम अपनी सरकार चुनने की बात कर सकते हैं, आज हम स्वतंत्रता, समानता जैसे शब्दों को आज हम मंच पर खड़े होकर बात कर सकते हैं। अगर ये चीज हमें पता ना हो कि कैसे आई, क्या होता है इनका अर्थ, हमारे लिए स्वतंत्रता, समानता का मतलब क्या होता है, बंधुत्व की भावना का अर्थ क्या होता है, अगर ये सब हमें ना मिलता सीखने तो शायद आज हम फिर इन्हीं शब्दों पर आज कहना चाहिए कि संघर्ष कर रहे होते। इन्हीं शब्दों को लेकर आज हम फिर से वही सारी स्थिति में होते जो उस समय पर फ्रांस की क्रांति, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में हमें देखने को मिले हैं। इसीलिए इतिहास का जो उपयोगिता है, तो इतिहास की उपयोगिता यही है कि अगर हमें वर्तमान को संभालना है तो भूत का ज्ञान होना चाहिए। भविष्य हमें निखारना है तो हमें भूत का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो उपयोगिता है कि यहां पर हमने जो बात कही कि अगर वर्तमान संभालना है तो आपको भूत का ज्ञान होना अति आवश्यक है, नहीं तो हमारा वर्तमान बड़ा मुश्किल है कि हम उसके लिए कोई अच्छी व्यवस्था स्थापित
कर सकें। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो आज का टॉपिक रहा है, आज का टॉपिक यही था कि हमारे जो इतिहास की उपयोगिता की जो हमने बात की है कि भाई हमारे इतिहास का उपादेयता यानी महत्व क्या था, तो आज हमने इसके बारे में आपको बात की कि इतिहास का महत्व क्या। तो सबसे पहले हमने जो आपको बताया कि चाहे हमारे जो कहने वाले जो लोग हैं, हेनरी फोर्ड जैसे लोग हों जो इनको बकवास कहते हैं, हेगल साहब कहते हैं कि इतिहास से ये सीखने को मिलता है कि इतिहास में शिक्षा देने लायक कुछ है ही नहीं। फ्रेडरिक महान जैसे व्यक्ति कहते हैं कि अगर उनको इतिहास पढ़ना होती तो बोलते थे मुझे झूठ बोलने वाला दे दो। ये इस प्रकार की बातें करने वाले जो लोग हैं, तो सबसे पहले बताया हमने कि आप जैसा आप सोचते हो वो आप अकेले नहीं हो सोचने वाले। ऐसा सोचने वाले इतिहास को लेकर कई अन्य महान लोग भी रहे हैं, लेकिन अन्य महान लोगों ने जिस प्रकार की गलतियां की, जिस प्रकार की चीजें इतिहास के बारे में कही, उसका ही चीज ये थी कि भाई हमें ये बताना आवश्यक हो गया था कि आखिर हमें इतिहास पढ़ना क्यों है। तो पढ़ने क्यों है उसके पहले रीजन भी तो हम ना है। तो रीजन वही था कि हमारी दो चीजें होती है, एक लक्ष्य होता है, एक मूल्य होता है। लक्ष्य दार्शनिक आधार है और मूल गंतव्य है। कि अगर हम कहते हैं ना कि जैसे साध्य और साधन की बात करें तो कुछ लोगों का मानना यह होता है कि साध्य पवित्र हो, साधन का महत्व नहीं होता। साधन कुछ भी कर लो, ठीक। अगर हमें पीएससी करना है, कलेक्टर बनना है, हमें कलेक्टर बनना अच्छा साधन, देश सेवा करना है, लेकिन क्या चाहे हम नकल करके पास हो जाएं, चाहे हम कुछ भी करके पास हो जाएं, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य तो वो है, तो ये भी साधन है, मूल्य है हमारे। कुछ लोगों का सोच ये थे, महात्मा गांधी कहा करते थे कि जितना साध्य पवित्र होना चाहिए उतना साधन पवित्र होना चाहिए। तो साध्य और साधन की पवित्रता की उन्होंने बात की, मतलब कि साध्य कलेक्टर बनना है, ठीक, तो साधन हम नकल करके पास नहीं होंगे, हम अपनी ईमानदारी से उस पद को प्राप्त करेंगे। तो साध्य और साधन की पवित्रता होना चाहिए। तो सेम बात है कि लक्ष्य और मूल्य, लक्ष्य दार्शनिक आधार है तो मूल उनके गंतव्य की बात करते हैं। तो लक्ष्य और मूल जब हमारे सामने आते हैं तो हमें यह भी देखना पड़ता है कि हमारे जो पुराने लोग हैं उन पुराने लोगों ने उसको किस आधार में लिया। क्लियर बात? तो ये चीज इसमें आती है। इसके बाद में हमने इनकी बातों को ही यहां पर बात कही कि भाई कैसे कैसे जो लोग हैं जो उन्होंने यहां पर अपनी बात कही। तो जैसे हमने डॉक्टर राधाकृष्णन की बात की थी आपको कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने साहब ने क्या बोला यहां पर। तो डॉक्टर राधाकृष्णन साहब ने बात की है तो उन्होंने कहा है कि भाई स्मरण शक्ति हमारी। तो वहीं पर कौटिल्य की बात की हमने कि राजा को इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, इसका महत्व होता है। अगर राजा को अच्छे शासन करना है तो इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में यहां पर इतिहास को 5वां वेद की संज्ञा दी है। तो यहां पर वर्तमान भविष्य की बात करें तो हम वर्तमान और भविष्य की जब बात करते हैं तो हमें यहां पर अपने अनुभवों का विशेष योगदान मिलता है अपने भविष्य और वर्तमान का निर्माण करने। और अनुभव कहां से आते हैं? इतिहास से, चाहे नए हो, चाहे पुराने हो, चाहे उससे भी पुराने हो, इन सभी से हमें अपने अनुभव प्राप्त होते हैं। और जब लास्ट में बात करते हैं कि भाई अगर इतिहास में हम बोलें कि कुछ नहीं सीखते, चीजें नहीं करते, ये गलत बात है। क्योंकि आपके पास में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चाहे एग्जाम्पल में हम अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, चाहे फ्रांस की क्रांति की बात करें, चाहे रूस की क्रांति की बात करें, और चाहे हमारे स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, और चाहे हम अपने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान करने वाले सेनानियों की बात करें जिन्होंने अपने योगदान से हमारे देश को आज़ाद किया, तो उसके लिए उन्होंने क्या संघर्ष किया, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया, इन सब की जानकारी हमें होना आवश्यक है। तभी हम अपने देश के एक गौरवान्वित इतिहास का एक संपूर्ण अध्ययन सही तरीके से कर पाएंगे। और अध्ययन करने के बाद हम अपने वर्तमान को संभाल सकते हैं। तो फिर से वो लास्ट में वही बात है कि वर्तमान को यदि संभालना है तो भूत का ज्ञान होना चाहिए। तो ये आज का अपना जनरल टॉपिक था कि भाई इतिहास की उपयोगिता क्या है, इतिहास का महत्व क्या है। और इसी चीज की वजह से ही हमने इतिहास को अपने कंपटीशन की एग्जाम में रखा है कि कोई भी अधिकारी यदि सामने आता है तो उसे अपने इतिहास का अध्ययन होना चाहिए, उसे अपने जो योजनाओं का निर्माण करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार की योजनाएं, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ही हमारी जल निकासी व्यवस्था हो रही हो, पहली बार ही सेना बन रही हो, पहली बार ही चीजें हमारे सामने आ रही। नहीं, हमारे पूर्वजों ने भी बहुत कुछ किया है। तो उन्होंने कैसे किया, क्या किया, अगर आपके पास ज्ञान है तो निश्चित है एक नई व्यवस्था को लागू करते समय आपके पास में बहुत सारा अनुभव होगा।
और इसी अनुभव का उपयोग करते हुए एक अच्छे प्रशासक के रूप में आप सामने आ भी सकते हैं। तो ये एक जनरल टॉपिक था, अपना सामान्य टॉपिक था, जो आज हमारा ये कंप्लीट होता है। इसके बाद कल से अपना जो जनरल टॉपिक होगा वो यहां पर होगा कि हड़प्पा सभ्यता। ये पहले टॉपिक की हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या जानकारी, इस अपना कल का टॉपिक। लेकिन इससे पहले हमारा एक टॉपिक होगा कि इतिहास को सामान्यतः हमने कितने भागों में बांटा है। क्लियर ना बात, इतिहास को कितने भागों में बांटा है, इतिहास का वर्गीकरण करने की जो हम बात करें तो इतिहास का वर्गीकरण ये भी टॉपिक होगा। और ये टॉपिक के साथ ही इतिहास की शुरुआत करेंगे हम हड़प्पा सभ्यता से। क्लियर।